हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा कि जब मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो मैं उस दौरान बताऊंगा। तो पहली बात ये है कि जो भी इसमें क्वेश्चन है ये दो कैटेगरीज में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहली कैटेगरी में वो आते हैं जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं। दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिनको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो दोनों कैटेगरीज के लिए सेम वीडियो है, सेम क्वेश्चन है, तो सबको ध्यान रखना है। और जो दूसरी बात है वो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बता देता हूँ, जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं उनको अलग से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वो मैं बताऊंगा उनको कौन सी स्लाइड प्रिपेयर करनी है। जिनको पूरे मार्क्स करने हैं उनको क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो रिसेंटली मैंने उस पेपर का वाक्य बताया था जो मेरे पास आया हुआ था रीचेकिंग के लिए, तो मैंने फिजिक्स की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, फुल मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं, एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ उस पेपर को चेक करता है, वो मैंने फिजिक्स के वीडियो में बताया हुआ है। उस फिजिक्स की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या तो कमेंट बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक 11th का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल होगी, या आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। और एग्ज़ाम के दौरान अभी आपका काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो मैं वहाँ पे आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर दूँ। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहे, फिजिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जस्ट लाइक हमने प्रीवियस ईयर किया था, अगर आप प्रीवियस ईयर का हमारा गेस्ट पेपर देखो केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का देखोगे आप, तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, जो भी हमने क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आप अगर उस गेस्ट पेपर और उस टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था 5-6 दिन के बाद, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे आपको 95% पेपर सेम टू सेम वही मिलेगा। आप अभी जाके मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा लास्ट ईयर का जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको 90% प्लस वहाँ से वही से मिलेगा आपको। आप अभी जाके फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पेपर देख लीजिए, आपके पास प्रीवियस पेपर होगा अपने पास, और मेरी वीडियो से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। आपका रिड्यूस्ड सिलेबस लेके जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उनको आपस में एनालाइज करके हम आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि गेस्ट पेपर बनता है। ठीक है, फिर हम इसको एज अ गेस्ट पेपर इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खाली पासिंग मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे पूरे मार्क्स करने हैं, तो उसको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना वो हम आगे वीडियो में बता देंगे। तो आपके लिए एक बात लाज़मी है कि आप ग्रुप जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पहले ही नोटिफ़िकेशन मिल जाती है। कोई भी वीडियो हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, मेरा नंबर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेंगे, तो ये थोड़ा रिलेटेबल होगा। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा होगा, ये उससे रिलेटेबल होगा, लेकिन आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कुछ नया इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप जस्ट इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है जो हमने पहले चैप्टर से लिया हुआ है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, मोल कंसेप्ट, मोरालिटी, मोलैलिटी, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यहाँ पे तीन डेफिनेशंस: क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, स्टियोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एटॉमिक मॉडल्स और उन पे न्यूमेरिकल्स। खास तौर पर इस साल आप ये ध्यान रख लीजिएगा, इस साल एक न्यूमेरिकल इस पे होगा, यानी न्यूमेरिकल ऑन रेडियस एंड एनर्जी बोहर मॉडल, ड्यूअल नेचर यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, Heisenberg's uncertainty principle, quantum numbers, electronic configuration like above principle, Hund's rule, Pauli exclusion principle। और एमपीटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उनकी वेरिएशन अलोंग द ग्रुप या जो हमारा रहता है। उसके बाद कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस बिहेवियर, एटॉमिक ऑर्बिटल।
एटॉमिक ऑर्बिटल या एनोमलस बिहेवियर, इनको जस्ट आपको डेफिनेशन पढ़नी है, डीप इनको नहीं पढ़ना, जस्ट डेफिनेशन पढ़ के जाना। बॉन्ड पैरामीटर्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आपको ये जो भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको इन पे वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हमने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया हुआ था, सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे, सब क्वेश्चंस पे मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए थे पीडीएफ फॉर्म में। तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर हम इसके बाद बात करेंगे जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने, एक तो वो ये पूरी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दो बार ऐड हुआ है, यानी वीबीटी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें भी है। यहाँ पे वीबीटी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखेंगे वीबीटी यहाँ पे भी आया हुआ है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लास्ट ईयर मैंने लिया हुआ था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन इस साल आपका सेकंड लॉ और थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स वो दोनों डिलीट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर यहाँ पे मैंने एंथैल्पीज भी ली हुई थी, इस साल आपका एंथैल्पी डिलीट हुआ है आपके सिलेबस से। हैज़ेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पे इनकी जो ये डेफिनेशन है इनकी आप पढ़ के जाना, यानी गिब्स फ्री एनर्जी ऑल दैट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड पीएच, बफर सॉल्यूशन, लीचर लेयर्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एंड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन यहाँ पे दो बार ऐड हुआ है। केस भी आप पढ़ के जाओ, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, या कॉमन आयन इफेक्ट। इस साल कॉमन आयन इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी मैं आपको मिल सकता नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट पे आपको एक क्वेश्चन इस साल मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने, एक तो उनको पहली स्लाइड प्रिपेयर करनी है, दूसरी स्लाइड में से उनको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। एक तो उनको ये करना है एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, और उनको लिचर्ड लेयर्स प्रिंसिपल ये प्रिपेयर करना है, और जो मैं बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट, उनको इस सेकंड स्लाइड से जस्ट ये तीन टॉपिक्स उनको पढ़ के जाने हैं। और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आती है। और उनको थर्ड स्लाइड में सारा प्रिपेयर करना होगा, अगर क्योंकि आपके लिए जो है ऑर्गेनिक इजी रहती है। ऑर्गेनिक पे भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, इस साल भी अगर आपको वैसे ही वीडियोस चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप वहाँ पे हम डेली वोटिंग करते हैं कि किसको क्या चाहिए होगा, या किसी को अगर पर्सनली कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नोट चाहिए होंगे, वो वहाँ पे मुझे पूछ सकता है डायरेक्ट नंबर पे। तो यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस है, इनको हमने आपकी सिलेबस के मुताबिक फ्रेम किए हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी भी रिसेंट ही मैं सिलेबस यहाँ पे आपका देख रहा था, तो आपको आपका सिलेबस देख के हम यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस यहाँ पे सब कुछ हम प्रिपेयर करते हैं। तो जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड किए हुए थे। अगर आप इस साल देखोगे भी, कंपेयर करोगे लास्ट और इस साल का वीडियो, तो आपको ये दोनों बातें देखने को मिलेगी कि थोड़ा इनमें रिलेटेबल है। रिलेटेबल तो है क्योंकि उस साल भी यही इंपॉर्टेंट था, इस साल भी यही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस टाइम भी हमने एनालिसिस की थी, इस टाइम भी हमने एनालिसिस की थी। लेकिन इस साल हमने ऐड और डिलीट क्या किया हुआ है, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको हमने डिलीट किया हुआ है। उसके बदले क्या आ सकता है, वो हमने पूरी कोशिश की है कि वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊँगा कि डेफिनिशंस आपको क्या-क्या रखनी है, यानी पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वहाँ पे। क्योंकि आपने 10th का वो एग्ज़ाम दिया हुआ था, मतलब उनमें सब सब्जेक्ट्स होते थे। तो 11th से अगर आप मेडिकल आपने लिया हुआ, तो आगे आगे जाके आपको 12th का पेपर भी देना होगा। तो बात ये रहती है कि फिर आपको ये नहीं पता चलता है कि, या ये नहीं ध्यान में रहता है कि कितना हमें अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आप हर किसी, चाहे वो 10th या 11th या 12th का वीडियो हो, हर वीडियो में ये बात हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि आपके मार्क्स मेहनत करने के बाद नहीं कटने चाहिए, क्योंकि सब आप मेहनत करते हो। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता होगा, जब आप पेपर अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे, तो लॉन्ग मार्क्स अगर आपको कोई भी आता होगा, पहले आप लॉन्ग मार्क्स की तरफ जाइएगा। तो पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप स्टार्ट मत करना लिखना। ये मेरी काइंड सजेशन है आपके लिए। फिर आप तक कि आप इस पे अमल करोगे या नहीं, लेकिन बेहतर यही रहता है, क्योंकि हमने पेपर्स देखे हुए हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनके पेपर्स हमने देखे हुए, वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं।
तो वो क्या गलती करते हैं और उस गलती के पीछे उनका रीज़न क्या रहता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्या बात रहती है कि जब आप पेपर ओपन करोगे, तो जब आप लॉन्ग मार्क्स सेक्शन की ओर जाओगे, तो पहले आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर आप 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके देखोगे कि क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है और मुझे इसमें आंसर किस हद तक लिखना है, किस हद तक इसका आंसर ठीक रहेगा। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपने ज़्यादा लिखने की कोशिश की, ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे ज़्यादा लिखने के। जब आप क्वेश्चन में ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से उसको डिफाइन करोगे, तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे आप फिर क्या कर देते हो, उस ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप कहीं न कहीं गलती कर देते हो। तो उस गलती के लिए आपके मार्क्स कट जाते हैं, जबकि वो ज़रूरी भी नहीं था। ठीक है? जस्ट लाइक आपको कोई आंसर लिखना था इन 150 वर्ड्स, और आपने इसको डिफाइन किया 200 वर्ड्स में, और जो ये आपके 50 वर्ड्स हैं ना, ये आपके एक्स्ट्रा है। तो अगर आपने इन 50 वर्ड्स में से गलती की, एग्जामिनर ने पहले 150 वर्ड्स पढ़े, वो ठीक थे, लेकिन अगर उसने फिर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, फिर जो एक्स्ट्रा 50 वर्ड्स है, अगर उसमें आपने कहीं ना कहीं गलती की, उसकी वजह से आपको इस 150 वर्ड्स पे असर पड़ जाएगा, इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो जितना आपको आता है उतना ही लिखना। अगर किसी बात पे कन्फ्यूजन रहेगा, यानी कोई टॉपिक ऐसा रहता है, जब आप लिखते हो, फिर आपको कहीं फिर आप कहीं पे भूल जाते हो, तो उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि वो कन्फ्यूजन आपको फिर जो है आपके मार्क्स काट देता है। जितना आपने ठीक लिखा हुआ होता है, एग्जामिनर का एक माइंडसेट रहता है कि वो जब वो पेपर चेक करता है, वो पढ़ते रहता है कि फिर जो उसने पढ़ा हुआ होता है ना, फिर जब वो गलती की ओर जाता है, फिर वो उसकी वजह से आपको मार्क्स कट करता है, जो कि आपने कन्फ्यूजन के साथ लिखा हुआ होता है। तो उसकी वजह से आपको अच्छे नंबर कट जाते हैं। तो जितना पूछा जाए, अगर आपको 150 वर्ड्स में आंसर देना है, अगर आप बेस्ट लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे इन जस्ट 130 और 140 वर्ड्स, दैट इज इनफ, दैट इज बेस्ट फॉर यू। तो बेहतर यही रहेगा कि जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो। हर बार मैं हमेशा और हर वीडियो में ये बोलता हूँ, हमेशा ये स्टूडेंट से गलती कर देते हैं, इस साल आप नहीं करना। ठीक है? तो इस के बाद जो हमारे लास्ट सेक्शन में आता है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके आपके 26 मार्क नहीं, 26 नहीं, 11 22 मार्क्स है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। स्टॉक नोटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करके जाओगे तो ये मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा आगे वन शॉट में। इसमें इसको मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, जैसे इसको डेफिनेशन याद के रख के जाना कि हम कैसे स्टॉक नोटेशन देते हैं। ज़्यादा डीप इसको नहीं पढ़ना है, इसको हम एक्चुअली जेई मेंस में पढ़ते हैं स्टॉक नोटेशन। इस साल ये नीट में भी नहीं है, लेकिन जेके बॉस वाले इसमें पूछते हैं। तो जैसे नोटेशन कैसे देनी है, डीप हम जेई मेंस में पढ़ते हैं। जेडब्ल्यू मेन जो हमारा एग्जाम रहता है, उसमें हम स्टॉक नोटेशन डीपली पढ़ते हैं। तो उस टाइम से बेहतर अगर आप कोई अच्छा टॉपिक पढ़ोगे, यानी वीबीटी रहता है, वेस्पर थ्योरी रहता है, एमओटी रहता है, वो आप पढ़ोगे इस टाइम। इसके बदले स्टॉक नोटेशन जब डेफिनेशन रखने कैसे देते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हमेशा आता है, हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा ही आएगा। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ऐसे आप इनको, या रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमारे रहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होते हैं? आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स, ओनली इथेन एंड जी यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको जो है पढ़ के जाना है अच्छे से। एडिशन ऑफ रिएक्शंस, H2 यानी X2, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उस रिएक्शन पे, या उस रिएक्शन के दौरान क्या इम्पैक्ट रहता है। एरोमेटिसिटी, मार्कोनी रूल एंड एंटी मार्कोनी रूल, इस साल कन्फर्म ये क्वेश्चन है। कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन, एमओपी यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड एल्काइन, एंड नेम रिएक्शंस आपको करके ही जाना है। नेम रिएक्शन उस पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। उसमें मैंने उस टाइम भी बोला भी है, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना। मैंने बताया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जेके बॉस के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एईएस, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्केलेशन, दोनों आपको करके जाना है। और बेंजीन पे इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, यानी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस पर क्या रहता है।
तो लास्ट में मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, प्रिपरेशन अच्छे से करो और उस प्रिपरेशन में फिर उतनी जब आप मेहनत करते हो तो फिर वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ो और जितना आपको एग्ज़ामिनर पूछेगा उतना ही लिखना, कम ही लिखो लेकिन टू द पॉइंट और परफेक्ट लिखो, उससे आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। फिर जब आप ज़ेरॉक्स रीवैल्यूएशन के लिए भी जाते हो, तो उस टाइम क्या रहता है, उस टाइम हम क्लेम कर सकते हैं टीचर को। तो जब आपने गलत लिखा होगा तो उस टाइम उसके पास एक्सक्यूज़ रहता है कि आप वो उस टाइम बोलता है आपको, आपने ये गलत लिखा है, तो इसके लिए मैंने मार्क्स काटे हैं। लेकिन जब आपने टू द पॉइंट लिखा होगा, फिर अगर उसने कम वर्ड्स के लिए मार्क्स काटे भी होंगे, फिर हम वहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि सर ऐसी बात है, तो मुझे लगा था इतना। वैसे तो ये नहीं हम बोलते हैं, लेकिन हम वहाँ पे उसको ब्लेम कर सकते हैं कि सर मैंने इतना ये किया था। वैसे कोई भी टीचर ऐसा नहीं रहता है कि मतलब फिर वो क्योंकि वो आपको जानता भी नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो आपको कोई ऐसा मतलब, जैसे हम बोलते हैं कि वो आपसे कोई मतलब जानी दुश्मनी होगी, उससे ही फिर वो आपको मार्क्स काटेगा। तो हर कोई टीचर काइंड होता है। मार्किंग मार्किंग में हमेशा मैंने देखा है कि टीचर्स काइंड रहते हैं। जैसे मैंने देखा हुआ है, मेरे पास पेपर्स आते हैं, फिर मैं चेकिंग करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि टीचर्स काइंड रहते हैं बाय द वे। तो लेकिन जो मेन गलती रहती है कि गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो यही है कि वो एक्स्ट्रा लिख देते हैं और एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में वो फिर जो है गलती कर देते हैं, उसमें उनको मार्क्स कट जाते हैं। फिर टीचर को भी वहाँ पे एक होल्ड मिलता है मार्क्स कट करने के लिए, क्योंकि और आपके जो पेपर्स है वो रीचेकिंग के लिए भी जाते हैं वहाँ पे ही। मतलब पहले उनको एक टीचर चेक करता है, फिर दूसरी बार उनको रीचेक किया जाता है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो वही बात रहती है कि जब आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप गलती कर देते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पे वन शॉट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।